Good morning class 12th and welcome to the economics class. And in this video we are covering the third part of the new economic policy that is called G. LPG का G आएगा यहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन, राइट। पिछले जो वीडियोस में हमने LPG हमारे लिबरेशन के बारे में पूरा पढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूरा कवर किया था। आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। नाम में ही काफ़ी कुछ लगा है इसमें। ग्लोबल वर्ड का मतलब है होल वर्ल्ड। तो एक्चुअली जो ग्लोबलाइजेशन है वो है क्या? वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ही आउटपुट है। क्या उसका रिजल्ट आया, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। यानी जो हमारी एलपीजी की पॉलिसीज़ में जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ का जो आउटकम निकल के आया वो क्या था? ग्लोबलाइजेशन था, राइट। इसका मीनिंग है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, ट्रेडिंग करना, फ्री ट्रेड करना, ये सब हमारा क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। पुरानी जो हमारी पॉलिसी थी 1956 की, उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि उस काफ़ी बैरियर्स थे। हम लोग अपने मतलब एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के चक्कर में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है आपने। वो सब चल रहा था पुरानी पॉलिसी के अंडर। नई पॉलिसी में आके हमने इन चीज़ों को ख़त्म किया, उस आउटलुक को चेंज किया और अपनी इकनॉमी को दूसरी इकनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमने उसको ओपन कर दिया। तो उसे हमने नाम दिया ग्लोबलाइजेशन का, राइट। अब इस ग्लोबलाइजेशन के अंडर क्या क्या पॉलिसीज़ हमने फॉलो की, क्या क्या हमने इसमें किया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पॉलिसी हमारे पास है, सबसे पहली पॉलिसी इंक्रीज इन द FDI, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसका परसेंटेज हमारा पहले 50% से नीचे रहा करता था, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन थोड़ा रहे उसमें ओनरशिप का। तो वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 51% से लेकर उसकी रेंज 100% तक कर दी। अब पूरा 100% इन्वेस्टमेंट भी बाहर की कंट्री, यहाँ के कोई कंपनी कर सकती है। तो ये तो हमारी फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है। इससे नतीजा क्या निकला? एनकरेजमेंट मिला बाहर की कंपनीज़ को, बाहर की इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर आकर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द मार्केट। आपको पता होगा कि 1991 की पॉलिसी से पहले हमारी इकनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज का कितना रोल था, सब जानते हैं इस चीज़ का। हम पिछले काफ़ी वीडियोज़ में इस चीज़ को पॉइंट कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत ही कम था, और उसकी क्योंकि हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करते थे, तो बाहर की इकनॉमी से हमारी ट्रेडिंग वगैरह बहुत कम होने की वजह से फॉरेन करेंसी का फ्लो भी हमारा एकदम ना के बराबर था, ठीक है। तो इसी के अंदर में जो सेकंड पॉलिसी हमने अब इसमें जो चेंजेस किए वो क्या किया कि ओपन मार्केट के अंदर, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, ओपन मार्केट के अंदर ही फॉरेन करेंसी का सेल परचेज हमने स्टार्ट कर दिया। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के पेमेंट के लिए हम इसी मार्केट के थ्रू काम कर सकते हैं। RBI के पास हर चीज़ के लिए जाना उसमें ज़रूरत नहीं रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी विद द लेस रेस्ट्रिक्शंस। अब देखिए होता क्या है कि जब किसी भी इकनॉमी में या कोई भी दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में होते हैं, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो अगर उनको एक फ्रीडम मिलती है काम करने की, तो उनका एक फेद रहता है इकनॉमी के अंदर। भाई हमें पता है कि हम और आप कोई डीलिंग कर रहे हैं आपस में, तो अगर हमारा उसमें एक फ्रीडम है, अगर वो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसमें एक लंबा टेन्योर ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, सोच सकते हैं कि लंबा पर्सपेक्टिव लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो यही नतीजा निकला कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई, जिससे कि उसमें रेस्ट्रिक्शंस कम रही, लोगों को फ्रीडम ज़्यादा रही। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सॉरी, रिडक्शन इन द टैरिफ। बहुत सारे हमारे टैक्सेस थे जो हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह थी, उन सबको ख़त्म कर देगा, जिससे कि हमारे जो रेट्स हैं, जो प्राइस है, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस बन जाए मार्केट में। और दूसरा जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं या जो इंपोर्टर्स हैं, उनको एक फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए, एक रेस्ट्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए अपना काम करने के लिए, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और इसके वजह से हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस थी, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, उसका जो क्वांटिटेटिव आउटपुट था बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है विड्रॉल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। आपको ध्यान होगा एक वर्ड हम यूज़ करते थे, इम्पोर्ट कोटा। वो कोटा एक्चुअली क्या था? वो था लिमिटेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। तो वो हमने पूरा उसको विड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं रही। हम फ्री फ्लो, यानी जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी में गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स में देखो, आपने अगर ध्यान दिया तो इन सभी पॉइंट्स में एक तरह से फ्रीडम ही हमें मिली है कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने बैरियर्स थे, कोशिश की गई कि इन सभी इसमें से हमारी जो मेन ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें से मेनली रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। नतीजा क्या निकला कि हमारा जो आज का जो सिनेरियो आप देखते हैं, हमारा टोटल हमारा फॉरेन ट्रेड है उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो चुकी है हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे सारा वो पॉलिसी जो हमने ग्लोबलाइजेशन कंट्री इनको फॉलो किया और जिसकी वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या नुकसान रहे, वो तो हम आगे देखेंगे। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा WTO के बारे में। क्या है WTO? WTO स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन पर्पज़ है, एक तरह से कह सकते हो आप, एक विजिलेंस का। इट इज़ अ वॉच डॉग ऑन द वर्ल्ड ट्रेड। वॉच डॉग का मतलब जो सबको नज़र रखता है कि कौन सी कंट्री किस हिसाब से ट्रेडिंग कर रही है, क्या क्या हमारे उनके ट्रांजैक्शन चल रही हैं और क्या क्या उनके एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं ट्रेड को लेकर। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो सेटअप हुआ था 1995 यानी 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इंडिया उसका मेंबर बना और टोटल 164 मेंबर्स उसमें कंट्रीज़ अभी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों और इसका पर्पज़ क्या है, क्या इसकी ज़रूरत हमें पड़ी। तो सबसे पहले इंश्योरिंग द फ्री फ्लो ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। जैसा आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के अंडर हुआ क्या था, हम लोग मेन जो पर्पज़ था ग्लोबलाइजेशन का वो यही था कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो फ्री हो जाए, उसमें रेस्ट्रिक्शंस कम से कम हो जाए। तो उसके लिए जो WTO है वो एक तरह से हमारा सर्विलेंस पॉइंट बन गया है कि कोई भी इकनॉमी, कोई भी कंट्री दूसरी इकनॉमीज़ के साथ फ्रीली ट्रेडिंग कर सके, उसमें बैरियर्स कम से कम रहें, रेस्ट्रिक्शंस कम से कम रहें और जो उसका अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको वो ओवरकम कर सके, सॉल्यूशन उसका दे सके। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए। जितने भी ट्रेड हमारे चाहे टैरिफ बैरियर्स थे चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे वो सारे वहाँ से ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा इसका और क्या काम है, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज़। कि अगर कोई दो कंट्री किसी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर हैं और उसे लगता है कि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, किसी मतलब क्वांटिटी को लेकर आ रहा है, प्राइजेस को लेकर आ रहा है, पेमेंट्स को लेकर आ रहा है, तो वो सारे डिस्प्यूट्स भी WTO उसको आराम से सॉर्ट आउट कर देता है। एक तरह से कह सकते हो आपको सभी कंट्रीज के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, मिडल मैन का काम करता है ये बीच में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंश्योरिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जो आज के करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह को लेकर जो हमारे प्राइम कंसर्न है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो कोई भी कंट्री, कोई भी इकनॉमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करना चाहता है उसके लिए कुछ ना कुछ एक करना चाहिए, उसको ऑब्लिगेशन भी समझ सकते हैं या कह लो गवर्नमेंट की तरफ से भी चीज़ें आती हैं कि आपको एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन का खास ध्यान रखना है। तो इसी तरह जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं या कोई भी इकनॉमी, कोई भी अगर एंटरप्राइज हमारी इकनॉमी में आना चाहता है, हम कहीं बाहर कुछ काम करना चाहते हैं, तो WTO का मेन काम यहाँ पर रहता है कि वो ये देखे कि जो भी चीज़ यहाँ से मार्केट हो रही है, मार्केटेड की जा रही है, वो एनवायरनमेंट को तो हार्म ना करे, इसका भी ध्यान पूरी तरह से WTO रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है फाइनेंशियल हेल्प टू द मेंबर ड्यूरिंग द क्राइसिस। अगर किसी भी इकनॉमी में किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, किसी और तरह के कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो उसमें पूरा असिस्टेंस WTO प्रोवाइड करता है जिससे कि वो उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या कोई और हेल्प जो उनको चाहिए किस तरह की। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड द असिस्टेंस। जो हमारा WTO है बेसिकली कैपिटल ट्रांजैक्शंस को ही सपोर्ट करता है। आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए आपके पूरी हेल्प करेगा, फ्री ट्रेड है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको भी और असिस्टेंस चाहिए टेक्निकल एडवांसमेंट को लेकर तो वो भी आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा WTO की तरफ से। आपको सजेशंस भी देता है, आपको एडवाइस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके मेन पर्पज़ हैं WTO के सेटअप करने के। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था जो हमने अभी कवर किया है। इसमें ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, क्या क्या पॉलिसीज़ हमने इसमें फॉलो की, जैसे हमने इसमें बताया कि FDI इंक्रीज़ हुआ, सेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फ्री कर दिया हमने, रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी, ये सब। WTO के बारे में पढ़ा, WTO हमारा कब सेटअप हुआ, उसका मेन जो उसका हेड ऑफिस है वो जिनेवा में, आपको बताना भूल गया मैं, उसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। ठीक है, और 1995 को सेटअप हुआ, 164 मेंबर के साथ स्टार्ट हुआ, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया उसके बाद। और ये सारे हमारे इसके मेन पर्पज़ थे। शॉर्ट समराइज करें तो यही कह सकते हैं कि मेन पर्पज़ है फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेडिंग, यानी इंश्योरिंग द फ्री ट्रेडिंग अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़, राइट। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है इसमें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप जैसे चाहें वैसे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।